अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और मैं आप सभी लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता आ रहा हूँ। प्रीवियसली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कवर कर लिया था। नाउ मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 6 व्हिच इज इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और एक एडिशनल चीज़ ये कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, तो दोनों को ब्रेक करके समझाऊंगा एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको चैप्टर का नाम बताया पेज नंबर 33 के ऊपर, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बुक है। मतलब मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरी करवा दूं, मगर वीडियो जो है ये मेरे हाथ से भी निकल जाएगी और मेरे एडिटर के हाथ से भी निकल जाएगी। तो मेरे एडिटर की भरपूर फरमाइश के ऊपर वीडियो को थोड़े से कम हिस्से में तोड़ते हुए मैं ये चैप्टर आधा तोड़ने वाला हूं। और सबसे पहले हमारे पास है इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? देखिए, मैंने आपको डिमांड पढ़ा दिया था, मैंने आपको सप्लाई पढ़ा दिया था। अभी इक्विलिब्रियम क्या भला है और क्या है, आज तक कभी मेरे मुंह से ना आपने सुना होगा। अगर आपने कभी मेरे मुंह से सुना है तो मैं आपको बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ। तो कोई नहीं, चले मैं आपको एक बार बताता हूँ कि इक्विलिब्रियम होता है क्या है। देखिए, सबसे पहले आगे आपके इक्विलिब्रियम के आगे आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? डिमांड एंड सप्लाई। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चैप्टर का नाम है। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये कौन सा पॉइंट होता है? सर, ये तो आपने एक नॉर्मल सी डेफिनेशन बता दी, ये तो हमें गूगल पे बता सकता था। अगर हमने यही सुननी होती तो हम गूगल के पास जाते। आइडियाज एंड सॉल्यूशंस क्यों आ जाते हैं? आइडियाज एंड सॉल्यूशंस में आने का फायदा ये है कि यहाँ पर मैं अभी आपको जस्टिफिकेशन भी देने वाला हूँ। देखिए, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जो मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड के पॉइंट को तो इंटरेक्ट कर रहा है, मगर अब देखिए, मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुनिएगा। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई वो प्रोड्यूसर करता है क्योंकि वो मार्केट को टारगेट कर रहा होता है। उसको पता है कि भाई मैंने कितनी मार्केट को टारगेट करना है और कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करना है। डिमांड क्या होती है? जितनी ज़रूरत होती है बंदा उतनी ही चीज़ देता है। मतलब आपने डिमांड करी है और आपको मार्केट से वो चीज़ मिल जाएगी। तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर हम ये मेजर कर रहे होते हैं कि डिमांड और सप्लाई दोनों इतनी हो कि मार्केट पॉइंट को रीच कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, कि ऐसा ना हो कि ना कि एक्सेस सप्लाई हो जाए और ना ही ऐसा हो कि एक्सेस डिमांड हो जाए। तो दोनों बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और मैं 200 यूनिट्स बना रहा हूं किसी भी चीज़ की, मैं एक पेन बना रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लें, 200 यूनिट बना रहा हूं, मगर मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो 300 यूनिट्स की है। तो समझ रहे ना, अभी हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट को रीच नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यह समझाया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट होता ही वो ये जब सप्लाई और डिमांड आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो सर, अब इसको इंटरेक्ट कैसे कराएं, ये भी सोचने वाली बात है। तो अब देखें, मैंने सप्लाई को अपनी 100 यूनिट्स बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर मैं डिमांड के पॉइंट से इंटरेक्ट कर पाऊंगा और एक मार्केट प्राइस बन जाएगा जिसके अंदर हम सप्लाई और डिमांड को आपस में जोड़ पाएंगे और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। कितना आसानी से मैंने आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और बहुत आराम से समझाया। बहुत ज़्यादा लोगों की ये फरमाइश होती है कि मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। तो आपके साइड में एक ऑप्शन आ रहा है कि मेरी स्पीड स्लो करने का, मतलब देखें, मैं आपके कहने पे चल रहा हूँ बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा बहुत चैप्टर था। अगली चीज़, हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ मौजूद है पेज नंबर 33 के ऊपर। जरा यहाँ पे गौर से देखिएगा इसको, कि यहाँ पर अब अगर आपने आज से पहले ग्राफ पढ़ने की कभी कोशिश की है और अभी अगर किसी अल्लाह के बंदे ने अगर आपको पढ़ना सिखा दिया तो वेल एंड गुड, वरना तो मैं हूँ यहाँ पर सिखाने के लिए। आपको जरा देखिए इस ग्राफ को एक बार गौर से देखें। बीच में एक बहुत बड़ा एक्स बना हुआ है इसके अंदर। ये एक्स किसको डिनोट कर रहा है? वैसे तो ये बात है कि ये किसी को डिनोट नहीं कर रहा है। एक जो है वो सप्लाई का कर्व है और एक डिमांड का कर्व है। अच्छा, ये जो लाइन है ना, जो एक्स बना हुआ है, दो डंडियां बनी हुई है, आप लोगों की अगर लैंग्वेज में बोलूँ, इसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कर्व कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर, हमने तो कर्व सुना था कि कर्व टेढ़ा होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्व जो होता है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है। यहाँ पर हमारे पास, हम इसको कर्व इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए, एक जा रहा है डाउनवर्ड की तरफ। डाउनवर्ड क्या होता है? नीचे की तरफ जा रहा है। और एक जा रहा है अपवर्ड की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर जो जा रहा है वो सप्लाई का, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको नहीं पता, ऑब्वियस सी बात नहीं है मेरे। अगर एक नीचे जा रहा है जो कि डिमांड का है, उसको डिमांड का कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है डी एंड एस मींस दैट डिमांड एंड सप्लाई। अब जरा उस पॉइंट के ऊपर थोड़ा फोकस करें जहां पर बीच में डॉट लगा हुआ है। अब बोलेंगे सर, हमने डॉट तो देख लिया, इसमें क्या बड़ी बात है? इसका मतलब ये है कि नॉर्मल से एक ग्राफ बनाया, उसके अंदर बीच में पॉइंट लगाते हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई।
मैं समझा दूं जरा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल तो देने दें मुझे, तभी आपको समझ आएगा। देखिए कर्व बना हुआ है, देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर आपका कुछ वैल्यूज देखी हुई आ रही हैं। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास 25, उससे ऊपर है हमारे पास 30, उससे ऊपर है हमारे पास 35। अच्छा ये प्राइस है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास प्राइस होती है, और नीचे जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वहां पर हमारे पास क्वांटिटी होती है। जहां पर एक्स लिखा हुआ है वो हमारी क्वांटिटी है, कि कितनी क्वांटिटी बिक रही है और कितने प्राइस पे बिक रही है। सबसे पहले देखिए 25 रुपए जब हमारी प्राइस थी तो क्वांटिटी हमारी 2500 थी, देख रहे हैं, देखें आपके सामने ही है। उसके बाद जो हमारी सेकंड प्राइस है वो है हमारे पास 30, और उसके बाद जो हमारी क्वांटिटी बिक रही थी वो 5000 थी। उसके बाद जो हमारा क्वांटिटी थी 35, और उसके बाद हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई 7500। अब आप देख रहे हैं जरा हमारी ये क्वांटिटी और सप्लाई। अब जरा एक मेरी बात बताओ, 3 पॉइंट मैंने आपको दिखाए, ये 3 पॉइंट इस वजह से यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों के जहन को थोड़ा चेक किया जाए। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर सप्लाई और डिमांड आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है। अब देखिए इंटरेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रही है, सप्लाई और डिमांड। अब देखिए ये जो ऊपर के 2 पॉइंट, अब आप ऑब्वियस सी बात है, अब आप लोग अंधे थोड़ी, आप लोग डायरेक्ट देख लेंगे सर ये 30 पर इंटरेक्ट कर रही है, सप्लाई भी इंटरेक्ट कर रही है और डिमांड भी इंटरेक्ट कर रही है, तभी तो यहाँ 20 के ऊपर हमने पॉइंट लगा दिया है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब इस वजह को जानने के पॉइंट नंबर 35 जो पहला पॉइंट है जिसमें 35 रुपए हमारे पास कीमत है और उससे नीचे जो है 25, उस पर इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रही, इस वजह को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। देखिए हमेशा सही बात के ऊपर गौर नहीं किया जाएगा। अगर आप जो गलत चीज है, गलत ऑप्शन है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो आप हर सिचुएशन के लिए आगे तैयार रहेंगे। अब देखिए 25 के ऊपर हमारे पास सिर्फ सप्लाई इंटरेक्ट कर सकती है, क्योंकि डिमांड की फेज तो है ही हमारे पास ऊपर। देखिए कितना ऊपर है हमारे पास डिमांड का कर्व, एक ऊपर है ना, तो डिमांड तो 25 रुपए के ऊपर लग ही नहीं सकती, इंटरेक्ट कर ही नहीं सकती उसके पॉइंट को। तो मतलब हम 25 रुपए के ऊपर नहीं रुक सकते, हमने प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। हमने चले, हमें पता नहीं था, मार्केट का आइडिया नहीं था, हमने एक एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ मैंने आपको, 25 के बाद हमने डायरेक्ट 35 कर दी। हमें नहीं पता था कि यार हम 30 भी कर सकते हैं, मैंने कहा डायरेक्ट हम 35 कर देते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुई है कभी। हमने अगर 30 कर दी एक दफा में डायरेक्ट, 30 के ऊपर देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सप्लाई इंटरेक्ट कर रही है वहां पर भी। जब हमने 35 के ऊपर कर दी तो 35 के ऊपर आपने एक चीज और करी कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड दोनों चीजें इंटरेक्ट तो कर रही हैं, मगर उनका एक पॉइंट ही नहीं बन पा रहा जिससे हमें मार्केट प्राइस निकालना है, तो नहीं कर रही ना, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमने सोचा यार हम थोड़ा सा कम करके देखते हैं, जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट मींस दैट मार्केट प्राइस फाइंड हो जाए। तो हमने उसको 35 से 30 पर ले आए, और अब देखिए कितना प्रॉपर हमारा मार्केट प्राइस निकल के आया है कि वो 30 रुपए वो मार्केट प्राइस है जिसके अंदर सप्लायर मार्केट को कवर करने के लिए तैयार है, और जिसकी डिमांड है वो, उसकी डिमांड पूरी हो गई और मार्केट के अंदर वो खरीदने के लिए तैयार है। तो उम्मीद है छोटा सा एक टॉपिक आपको समझ आया होगा। बढ़ जाऊं आगे, ये फिर एक चीज मुझे और नजर आ रही है, वो ये जरा एक छोटा सा कर्व बना हुआ है, सॉरी कर्व मैंने बोल दिया, एक छोटा टेबल बना हुआ है, उसके अंदर हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स का मतलब कुछ वर्ड्स हैं। अगर मैं आपको ये समझाऊं, सबसे पहले देखिए हमारे पास एक प्राइस का सेक्शन है, शुगर की प्राइस बताई जा रही है पर केजी की। सेकंड हमारे पास क्वांटिटी डिमांड, एंड थर्ड हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड, और ये केजीज है हमारे पास, मतलब क्वांटिटी की बात की जा रही है। और आगे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, अगर आप पेज 33 पे देख रहे हैं तो आगे रिएक्शन का भी एक छोटा सा कॉलम बना हुआ है। अब जरा मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जरा देखिए सबसे पहले हमारे पास जो पर केजी प्राइस चल रही थी वो 40 रुपए थी। 40 रुपए के ऊपर आप देखिए क्वांटिटी डिमांड हमारी 1000 है और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी 10,000 है। मीन्स डेट कि हाँ 1000 डिमांड है तो हमारी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, मगर सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, चीजें सरप्लस होकर सरप्लस ऑफ सप्लाई हो गई है। तो हमें तो जरूरत ही नहीं है इतनी ज्यादा वो प्रोड्यूस करके, वो नुकसान में जा रहा है। जब हमें जरूरत ही 1000 की है तो वो 10,000 सप्लाई करके क्यों कर रहा है बेकार अपने प्रोडक्ट को। अब वो 10,000 उसने प्रोडक्ट कर ली, खरीदार जो है आपके सिर्फ 1000 है, तो मीन्स डेट आपके पास एक्सेस ऑफ सप्लाई है। और आगे इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स डेट के कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुई है, क्योंकि आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, आपके खरीदार इतने नहीं है, तो आपने सप्लाई को कम करना होगा ताकि आप मार्केट को रीच कर सकें। वरना भी आप देखिए, वरना आपको कितना ज्यादा लॉस हो रहा है कि आपको 9,000 का लॉस हो रहा है कि आप 9,000 एक्स्ट्रा बना रहे हैं आप, जिसको कोई खरीदने वाला नहीं है। 1,000 लोग आपका खरीदने वाले हैं और आपने 10,000 प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, खुली बेवकूफ़ी है। सेकंड में हमारे पास 35 रुपए पर केजी है। 35 रुपए आपने देखा रेट गिराए, थोड़े से रेट गिराए हैं, आपके खरीदार बढ़े, 2,000 क्वांटिटी बिकना शुरू हुई है आपकी, मगर अब भी आप 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अरे मिस्टर, अगर आपके जब 7,000 यूनिट्स इतने क्यों बना रहे हैं जब आपके खरीदार 2,000 है, 5,000 क्यों एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आपके पास ज्यादा पैसा है।
नहीं है ना, तो बस फिर ये देखिए इसको भी आगे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मींस जब आपकी सरप्लस ऑफ सप्लाई होगी, आपकी सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगी, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्शन में काउंट करते हैं और हमें उसको कम करना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए, क्योंकि हमारी सप्लाई ज्यादा है। हम तब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट को रीच नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपनी सप्लाई को कम नहीं कर लेंगे डिमांड के बराबर। तीसरी फेज आ गई, मेरे मुंह की कहीं भी बात तीसरी फेज में हमारे सामने आ गई। तीसरा पॉइंट ये कि 30 रुपए पर केजी कर दिया, खरीदार हमारे हो गए 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट हमारे बिक रहे हैं और आगे हमारी सप्लाई भी अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 हो गई। अगर आप ये पहले ही कर लेते तो इतना लॉस नहीं होता आपको। तो इस फेज को हम कहते हैं द वन एंड ओनली इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी जो इतना तफसरेबाजी कर रहा था इतने शुरू में मैं, वो इसी वजह से कर रहा था, सारा रोना ही इस चीज़ का था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट होता क्या है कि सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर आ गई है। देखिए कि मतलब आप 5,000 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, 5,000 यूनिट की डिमांड ही 5,000 की, एक दफा में मार्केट से माल गायब। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आगे का डिस्कस करने का फायदा नहीं है, बल्कि हाँ फायदा है, क्योंकि मैंने अभी तक एक्सपेंशन नहीं पढ़ाया आपको। एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर अब हमारे पास डिमांड बढ़ गई और आपकी सप्लाई कम है, मतलब उसी का इन्वर्स होता है। एक्सपेंशन के अंदर हमने डिमांड को कम करना होता है और सप्लाई को बढ़ाना होता है, ताकि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को रीच कर सकें। देखिए आपके सामने बिल्कुल ग्राफ प्रॉपर बना हुआ है, जहां पर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमें सप्लाई को कम करना है और एक्सपेंशन के अंदर हमने सप्लाई को बढ़ाना होता है। समझ में आया? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। नहीं समझ आया, एक बार फिर से वीडियो पीछे करें, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 22 के ऊपर। कुछ हमारे पास इफेक्ट्स आ रहे हैं सामने, इफेक्ट्स ऑफ डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। थोड़ी देर पहले जो अभी मैं इतना ज़्यादा मैं आपको समझा रहा था वो यही बात डिस्कस की जा रही है, मगर यहाँ पर एक नए तरीके का ग्राफ है। यहाँ पर हमने एक चीज़ ऐड कर रहे हैं कि शिफ्ट इन डिमांड और शिफ्ट इन सप्लाई क्या होता है, या फिर शिफ्ट इन मार्केट प्राइस क्या होता है। देखिए ये अगर मैंने आपको अभी तक, मुझे लगता है मैंने नहीं पढ़ा है, मैं अभी समझाया हूँ। देखिए ग्राफ आपके सामने रखा हुआ है, जो कर्व है पेज नंबर 134 के ऊपर। जरा देखिए यहाँ पर 3 हमारे पास कर्व्स आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने इससे पहले वाले पेज पे कहा था कि कर्व सीधा होता है, यहाँ पर तो कर्व टेढ़ा आ रहा है, ये क्या है? अरे भाई आपको जैसा दिल करता है आप बनाने का, टेंशन नहीं है। अच्छा देखिए इस बात से बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि देखिए यहाँ पर इससे पहले हमने डिमांड का कर्व स्ट्रेट पढ़ा था, स्ट्रेट देखा था, और अब हम थोड़ा सा कर्व देख रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सही मानों में तो ये कर्व है, मगर नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोनों ही कर्व होते हैं। जैसा दिल करे बनाए भाई, आपकी बुकें हैं, आपका पेज है, जो करना है करें। तो बहरहाल 3 फेजेस दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखें प्राइस, देखें अच्छा ये जो आप तो ये समझ ही गए होंगे कि देखें प्राइस 1 के ऊपर हमारे पास क्या क्वांटिटी थी हमारे पास बिकने वाली, प्राइस 2 पे क्या। अच्छा अब ये इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं आपको अगर आसान करके समझाऊं, देखिए अभी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास 3 प्राइस गिवन है हमारे पास, और हमारा मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक दफ़ा में नहीं समझ रहा, जिसको आ रहा है वेरी गुड, जिसको नहीं आ रहा है मैं ज़रा अभी आपको समझाता हूँ ये कहना ही चाह रहा है। देखिए अगर आपके पास डिमांड इंक्रीज होती है ना, तो शिफ्ट आपके पास आता है राइट वर्ड की तरफ। क्यों? आपकी प्राइस बढ़ गई है, आपका डिमांड कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, राइट वर्ड जा रहा है। इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा कि जो आपका डिमांड कर्व है ना, जब भी आपकी डिमांड बढ़ेगी ना, तो वो आपका कर्व जो है वो राइट वर्ड की तरफ चला जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बातें कर रहे हैं, मतलब अपनी मर्जी से आप डिमांड कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं, कभी आगे कर रहे हैं। देखिए भाई इसकी एक वजह है। वजह क्या है? वजह ये है, देखिए जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बिकेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो कर्व है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। सब कुछ बेस करता है आपकी क्वांटिटी के ऊपर। मींस दैट डिमांड कर्व आपकी, मतलब डिमांड बढ़ गई है ना, जब आप चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं आपकी डिमांड बढ़ गई है, क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे आप, या फिर ज़्यादा खरीदार है, कुछ भी हो सकता है वो, तो आपका जो डिमांड का कर्व है ना वो राइट वर्ड चला जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। अब यही इसका इन्वर्स हमारे पास सप्लाई के अंदर है कि अगर हम सप्लाई के अंदर प्राइस को गिरा दें, इन्वर्स कर रहे हैं ना, तो उसका कर्व जो है वो नीचे की तरफ आएगा। समझ रहे ना मेरी बात? वो मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई तो पढ़ाई था कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज होती है, जब प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज हो जाती है। तो मीन्स दैट कि हम उसका इन्वर्स निकाल रहे डिमांड का, क्योंकि अभी हम डिमांड के अंदर प्राइस इंक्रीज कर रहे थे, तो हमारा कर्व जो था वो राइटवर्ड की तरफ जा रहा था। अब वही सप्लाई के अंदर हमने प्राइस गिरा दी है तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई का कर्व नीचे आ जाएगा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आसान था, मुश्किल लगा तो मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पेज नंबर 35 के ऊपर। बहुत ही बेसिक है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। तो अभी जो हम देख रहे थे कि हमने इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो हमने डिमांड पे सेपरेट लगाए हैं और सप्लाई के ऊपर अलग लगाया है, तो दोनों पे अलग अलग लगाया था ना। तो अब हमारा जो अगला इफेक्ट है उसके ऊपर हमने दोनों को साथ मिलाकर डिमांड और सप्लाई के ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट का इफेक्ट लगाना है। तो नेक्स्ट पेज पे ही पेज नंबर 35 के ऊपर हमारे पास कर्व बना हुआ है। अब आप देखें जरा इस कर्व के अंदर
हमारे पास डिमांड भी मौजूद है और सप्लाई भी मौजूद है। तो देखिए दोनों का हम इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो हम एक ही ग्राफ के अंदर हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक सी कंजम्पशन है, यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। अब ये आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ज़रा देखिए आपको डिमांड का स्लोप नज़र आ रहा है और उसके अंदर देखिए प्राइस हमारे पास इंटरेक्ट कर रही है किससे, जो डिमांड का स्लोप जा रहा है उससे इंटरेक्ट कर रही है। और सप्लाई का जो हमारा कर्व है वो हमारा इंटरेक्ट करता हुआ जा रहा है फर्स्ट प्राइस के साथ, और जो सप्लाई का कर्व है वो जो सेकंड पार्ट के साथ वो भी हमें इंटरेक्ट कर रहा है। आप देखें दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। प्राइस नंबर जो 2 है, जो नीचे वाली देखें जरा, प्राइस आपको सिंगल प्राइस जो लिखी हुई है उस पर सप्लाई का डिमांड भी और सप्लाई दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मीन्स दैट हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फाइंड हो रहा है पहले वाली प्राइस से नीचे वाली प्राइस के अंदर। यहाँ पर हमारे पास दो प्राइस गिवन है जिसके अंदर हमारे पास सेकंड के अंदर हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है हमारा वो इंटरेक्ट हो रहा है। सेकंड वाले पॉइंट के अंदर अगर आप जरा नोट करें, यहाँ पर हमारे पास सप्लाई और डिमांड दोनों हमने लगाए हैं अलग से, क्योंकि हमने दोनों को, मैंने क्या कहा था अभी इससे पहले हमने सेपरेट करके हमने कैलकुलेट किया था। इस वाले हमने कर्व के अंदर दोनों को मिलाकर करने की कोशिश करी है। तो बहुत छोटी सी एक जस्टिफिकेशन थी, मतलब यही काम हो रहा है कि जो हम अलग करके कर रहे थे वो हमने मिला के कर दिया। पेज नंबर सेकंड जो आगे हमारे पास है वो है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ टाइम एलिमेंट्स। कुछ हमारे पास टाइम एलिमेंट्स गिवन है, वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट पीरियड, अ वेरी शॉर्ट पीरियड, और उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म पीरियड्स, लॉन्ग टर्म। अच्छा देखिए इसका मैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ये सीन है क्या। यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारे पास लॉन्ग रन पीरियड, शॉर्ट रन पीरियड, मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड। अच्छा देखिए ये होता क्या है, ये वो पीरियड है हमारे पास कि लंबे अरसे के अंदर हमारे पास डिमांड और सप्लाई की क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या प्राइस हमारी चल रही थी मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के। अब लॉन्ग टर्म कौन सा होता है, अगर आज से पहले आपने लॉन्ग टर्म पहले कभी सुना है या नहीं सुना तो मैं आपको बता चलूँ, एक साल से बाहर का जितना भी अरसा होता है वो लॉन्ग टर्म में काउंट किया जाता है, और साल के अंदर अंदर का जितना अरसा होता है वो शॉर्ट टर्म में काउंट किया जाता है। समझ आ गई मेरी बात, ये बात छोटी सी एक चीज़ थी। इसके अंदर मीन्स दैट कि वो हम यहाँ क्या काम कर रहे हैं कि टाइम एलिमेंट्स के अंदर हमारी मार्केट के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही प्राइस के मामले के अंदर, उतनी सी बात यहाँ पर हम कर रहे थे। अगर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, आखिरी टॉपिक बचा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, क्योंकि मुझे पता है ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मेरा कोई मूड नहीं है इसको पढ़ाने का। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो आखिर तक देखनी ही नहीं है वीडियो। अगर आपका फिर भी कोई मूड है, चले थोड़ा सा जो लोग देखना चाह रहे हैं और वो बोलते नहीं है कमेंट में आकर, तो उनके लिए बस मैं ये बता दूंगा कि ज़्यादातर ये वही चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है। क्योंकि अगर आप पेज नंबर 137 के ऊपर देखें तो वही कर्व के बिना, मगर यहाँ पर क्वांटिटी के बजाय हम यहाँ पर प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए हमारे पास प्राइस पर कॉपी आ रही है 200 रुपये, उसके बाद सप्लायर भी एग्री कर रहा है और डिमांड भी एग्री हो रही है। तो समझ रहे ना वही चीज़ें, मगर समझाने के लिए अगर आप जब तक टीचर ना हो तो आपको ऑफिस से बातें समझ नहीं आएगा। तो और ये मैं तभी समझाऊंगा तब आप में से कोई मुझे कमेंट में आकर पॉइंट करेगा और आके मुझे बोलेगा सर आपने पेज नंबर 37 के ऊपर प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं समझा है। तो बस ठीक है, तो फिर जब दिल करे वीडियो पूरी देखने का तो मुझे आकर बता दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी और चैप्टर में इकोनॉमिक्स के किसी नए सब्जेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।